सहारनपुर के एक छोटे से गांव में एक बबीता नाम की लड़की अपनी माँ आरती के साथ रहती थी। बबीता शादी के लायक हो गई थी और उसकी माँ आरती उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रही थी। बबीता के पिता उसके बचपन में ही एक दुर्घटना के दौरान चल बसे थे, जिसके बाद आरती ने बबीता को पढ़ाया और उसे अच्छी परवरिश दी। बबीता का अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो अपनी माँ की लाडली थी। उसकी माँ ने उसे एक राजकुमारी की तरह पाला था। एक दिन की बात है, आरती बबीता से कहती है, बबीता, अब तुम बड़ी हो गई हो और मुझे तुम्हारी शादी की चिंता खाई जा रही है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़के पसंद किए हैं। ये लो, उनकी फोटो है, देख लो और देखकर मुझे अपनी पसंद का लड़का बता देना। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? आपने कभी मेरे लिए बुरा सोचा ही नहीं। आप जिसको पसंद करोगी मैं उससे आंख बंद करके शादी कर लूंगी। बबीता की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद आरती उसे गले से लगा लेती है। कुछ ही दिनों में आरती एक लड़का देखकर बबीता की शादी करके उसे उसके ससुराल भेज देती है। बबीता की विदाई के होने से पहले आरती उससे कहती है, बेटी, तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हें एक राजकुमारी की तरह पाला है, लेकिन अब तुम्हें आगे दूसरे परिवार में रहना है, उनके संस्कार को अपनाना है और उनके घर के रीति रिवाजों को भी समझना है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझूंगी और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसके बाद आरती बबीता को उसके पति के साथ विदा कर देती है। अपने पति रोहित के घर जाने के बाद बबीता का गृह प्रवेश होता है और आरती उतारते समय बबीता की सास माया उससे पूछती है, अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, इसे बिल्कुल अपना घर समझो। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपनी सास का ये बर्ताव देखकर बबीता बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन तो ठीक ठाक बीत जाते हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही माया अपने रंग दिखाने लगती है। अरे बहू, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ आ, मुझे तुझे कुछ बताना है। आई माँ जी। जैसे ही बबीता माया के पास जाती है, माया उससे कहती है, देख बहू, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं और सभी मेहमानों का खाना घर पर ही बनेगा, जो कि तुझे बनाना है। सब मेहमान तुझसे ही मिलने आ रहे हैं, इसीलिए तुझे अच्छी ज्वेलरी के साथ साथ अच्छा सा लहंगा भी पहनना है, ताकि जो भी मेहमान तुम्हें देखें वो देखते ही तुम्हें कहें कि तुम हम सूर्यवंशी की बहू हो। सबसे पहले तुम जाओ और तैयार हो जाओ, उसके बाद सारे काम करना। माया की बात सुनकर बबीता तुरंत तैयार होने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो लहंगे के साथ ज्वेलरी पहन लेती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद उसे काम नहीं होता। वो अपने मन ही मन सोचती है, क्या दिन थे वो भी जब मैं अपनी माँ के घर रहा करती थी। मेरी माँ मेरे साथ मिलकर सारे काम करवा लिया करती थी और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन शादी के बाद तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई एक गुड़िया बन गई हूँ। बस जैसे जिसने हुक्म चलाया वैसे ही बन गई। बेचारी बबीता को इस हालत में घर का काम करते हुए बहुत बुरी हालत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया उसे एक के बाद एक काम बताती रहती है। शाम होते होते घर पर मेहमान आ जाते हैं, जिसके बाद सभी मेहमान बबीता से मिलकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे माया, तेरी बहू तो बहुत ही संस्कारी है। देखो तो कितनी अच्छी तरीके से इसने ज्वेलरी और लहंगा पहना है। काश मुझे भी ऐसी बहू मिल जाए। अरे लगेगी क्यों नहीं, आखिर मेरे घर के कपड़े और ज्वेलरी जो पहनी है, ऐसे भी अपने घर से कौन सा कुछ लेकर आई है ये। अरे माया, तुम कहाँ खो गई? अरे कुछ नहीं, बस अपनी बहू की खूबसूरती को देख रही थी। इसे देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। क्या दिन थे वो भी, मैंने अकेले ही पूरे परिवार को संभाल रखा था। अब देखो हमारी बहू संभालती है या नहीं। उस दिन बबीता बहुत परेशान हो जाती है। माया उसे कभी किसी काम में तो कभी किसी काम में उलझाए रखती है। जैसे जैसे रात बीतती जाती है, बेचारी बबीता बहुत थक जाती है और काम के चक्कर में वो खाना भी नहीं खा पाती। लेकिन माया उसे एक बार भी उसके हालचाल के बारे में नहीं पूछती और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ खाना भी खत्म हो जाता है और बेचारी बबीता को भूखा ही सोना पड़ता है।
रात को सोते हुए वो अपनी माँ को याद करते हुए सोचने लगती है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी और पास बिठाकर मुझे खाना खिलाती थी। ये सोच सोच कर वो सो जाती है। अगले दिन माया खाने की टेबल पर बैठकर जोर जोर से बबीता को आवाज लगाने लगती है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई तू? अरे सूरज सर पर चढ़ाया है और तुझे तो उठने से भी फुर्सत नहीं मिल रही। अरे नाश्ता नहीं बनाएगी क्या आज? अपनी सास की आवाज सुनकर बबीता की अचानक से आंख खुलती है और जिसके बाद सीधा उसकी नजर घड़ी के ऊपर पड़ती है। हे भगवान, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अभी तक सो ही रही थी। तभी माँ जी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है। जल्दी से उठकर नीचे जाती हूँ, नहीं तो आज बहुत सुनने को मिलेगी। बबीता डरते हुए जल्दी से उठती है और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे अपनी सास माया के पास पहुंच जाती है। उसके पहुंचते ही माया उसके ऊपर बरस जाती है। अरे कलमुही करमचली, अरे यही संस्कार दिए थे क्या तुझे तेरी माँ ने? सुबह 12 बजे तक सोते रहना। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि घर वाले सब भूखे बैठे हैं और तू है कि 12 बजे सोकर उठ रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं बहुत थक गई थी, ऊपर से देर रात सोई हूँ तो इसीलिए मेरी आँख नहीं खुली। माँ जी, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अरे दूसरी गलती पर तो मैं तुझे इस घर से ही निकाल दूंगी, समझी तू? ये कहकर माया गुस्से से वहां से चली जाती है, जिसके बाद बबीता बेचारी रोते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बबीता की ननद निशा की शादी के बाद घर में चलने लगती है और कुछ ही समय बाद उसकी शादी भी एक अच्छे लड़के से हो जाती है और निशा शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। निशा की शादी के बाद आए दिन निशा माया को कॉल करती है और कॉल पर अपनी राजी खुशी देती रहती है। एक दिन फिर से बबीता से एक बहुत ही महंगा क्रॉकरी का सेट गिर के टूट जाता है, जिसे देखकर माया बहुत भड़क जाती है और गुस्से में उससे कहती है, अरे मनहूस, ये क्या कर दिया तूने? मुझे पता है कितना महंगा था ये। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर माया अपने पास रखी एक छड़ी उठाकर बबीता को मारने लगती है। इतने में ही निशा घर का दरवाजा बजाने लगती है। जैसे ही माया दरवाजा खोलती है, वो अपनी बेटी निशा की हालत देखकर हक्की बक्की रह जाती है और रोते हुए उससे कहती है, अरे मेरी बच्ची, ये तेरा हाथ किसने किया? ये तेरे चेहरे को क्या हो गया है? जैसे ही निशा अंदर आकर अपनी भाभी बबीता की हालत देखती है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, जो आपने अभी मेरी भाभी के साथ किया, वही आज आपकी बेटी के साथ हुआ है। जैसे आपने भाभी को मारा है, वैसे ही मेरी सास ने मेरी एक छोटी सी गलती पर मुझे मारा है। आप लोग हम बहुओं के ऊपर इतना अत्याचार करती हो कि हम बस तुम्हारा अत्याचार ही सहते रहते हैं। शादी से पहले तो एक लड़की की अपनी जिंदगी अपनी माँ के घर बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन शादी के बाद ही जैसे ही वो सास के पास जाती है, वो उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है और हम बेचारी बेटियां अपनी माँ को ये झूठा दिलासा देती है कि हम अपने ससुराल में ठीक है। अपनी बेटी निशा की ये बात सुनकर माया को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद माया फूट फूट कर रोने लगती है और बबीता के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, बबीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो बोया वही पाया। जो मैंने तेरे साथ किया वो मेरी बेटी के साथ हुआ। आज मुझे अपनी बेटी की ये हालत देखकर अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आइंदा कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करूंगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप मेरी माँ जैसी हो, इसीलिए आप मुझसे माफी मत मांगो। बबीता की ये बात सुनकर माया उसको गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ माया निशा की सास के घर जाकर उसके ऊपर पुलिस केस कर देती है, जिससे उसकी सास को भी अकल आ जाती है। अब निशा और बबीता अपने अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से रहने लगती हैं और खुशहाल जीवन जीने लगती हैं।